नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम क्वालिटी में भाग संख्या 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार बता रहे थे और मूल अधिकार में दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के सातों पार्ट्स को क्लियर कर दिया गया था। आज हम बताने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 20। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 20 के 3 पार्ट हैं। आर्टिकल नंबर 20 के 3 पार्ट हैं और दोस्तों आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये मूल अधिकार में सबसे मजबूत पार्ट हैं। संसद भी इन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। आर्टिकल नंबर 20 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 20 का 1, आर्टिकल नंबर 20 का 1, आर्टिकल नंबर 20 का 1 जो है दोस्तों, इसका टेक्निकल नाम है एक्स पोस्ट फैक्ट। इसका टेक्निकल नाम है एक्स पोस्ट फैक्ट। तो पहले लिख लेते हैं एक्स पोस्ट फैक्ट। दोस्तों, एक्स पोस्ट फैक्ट जो है ये टेक्निकल नाम है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि अपराधी ने जिस समय अपराध किया हो, अपराधी ने जिस समय अपराध किया हो, अपराधी को उस समय के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाए। अपराधी ने जिस समय अपराध किया हो, अपराधी को उस समय के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाए। दोस्तों, जैसे मान लो अपराधी ने सन 2015 में अपराध किया और मुकदमा जो है सन 2015 में लिखा गया और उसके बाद 5-6 साल तक कोर्ट में केस चला, मान लो आ गया 2021, तो अपराधी को जो सज़ा दी जाएगी वो 2015 के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। दंड संहिता जो 2015 में रही होगी उसी के आधार पर अपराधी को सज़ा दी जाएगी। यही मतलब है एक्स पोस्ट फैक्ट का। एक्स पोस्ट फैक्ट का मतलब दोस्तों है ये है कि अपराधी ने जिस समय अपराध किया हो, अपराधी को उस समय के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाए। तो दोस्तों लिखते हैं इसको, अपराधी ने जिस समय अपराध किया हो, अपराधी को उस समय के कानून के हिसाब से सजा दी जाए। अपराधी ने दोस्तों जिस समय अपराध किया हो, अपराधी को उस समय के कानून के हिसाब से सजा दी जाए। आर्टिकल नंबर 20 का जो पहला पार्ट है उसमें ये कहा गया है। इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्ट। दोस्तों, जो आर्टिकल नंबर 20 का 2 है, आर्टिकल नंबर 20 का 2 यानी जो 20 का दूसरा पार्ट है, इसका टेक्निकल नाम है डबल जियोबार्डी। इसका टेक्निकल नाम है डबल जियोबार्डी। डबल जियोबार्डी। डबल जियोबार्डी का मतलब दोस्तों है कि एकहारी सजा का प्रावधान। डबल जियोबार्डी का मतलब है दोस्तों एकहारी सजा का प्रावधान। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। जैसे मान लो किसी अपराधी ने अपराध किया और पुलिस ने उसे पकड़ा, पुलिस उसे पकड़ने के बाद कोर्ट ले गई, कोर्ट में 5 से 6 साल तक केस चला, केस चलने के बाद उसको सज़ा हो गई और मान लो कि 6-7 साल वो सज़ा काट लिया। 6-7 साल सज़ा काटने के बाद उसको फ्री कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया और वो आके यहाँ घूमने लगा। तो फिर से पुलिस उसे दोबारा नहीं पकड़ेगी कि तुम अपराध किए थे फिर से चलो, उसको अपने अपराध की सज़ा मिल चुकी है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि एक अपराध की एक सज़ा। और इसका दूसरा मतलब भी है कि अनेक अपराध की अनेक सज़ा। अनेक अपराध की अनेक सज़ा का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे गांव देहात में लोग कहते हैं कि चाहे एक मर्डर करो चाहे 10, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है।
अनेक अपराध तो अनेक सजा, उसका दूसरा प्रावधान है, और एक अपराध किए तो उसका दूसरा प्रावधान है। तो दोस्तों डिवल जियोबार्डी का मतलब है कि एक अपराध की एक सजा और अनेक अपराध की अनेक सजा। एक शब्द में दोस्तों अगर इसे कहें तो इसे कहेंगे एकहरी सजा का प्रावधान। एकहरी एकहरी सजा का प्रावधान। 20 के 2 में दोस्तों है एकहरी सजा का प्रावधान, यानी एक अपराध के लिए एक सजा और अनेक अपराध के लिए अनेक सजा। फिर दोस्तों देखते हैं 20 का 3। 20 का 3, 20 के 3 में दोस्तों कहा गया है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। दोस्तों सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। अगर आप खुद के विरुद्ध गवाही दे रहे हैं तो आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। खुद का संरक्षण। दोस्तों सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सीधा मतलब ये है कि जैसे दरोगा आपको पकड़ा और पकड़ने के बाद ले जाके लॉकअप में दबा के पीटा, और पीटने के बाद फिर आपको कोर्ट लेके गया और डरा धमका के आपको खुद के विरुद्ध गवाही दिला दिया, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। तो 20 का 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। 20 का 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। दोस्तों बोर्ड काफ़ी भर गया है और आर्टिकल नंबर 20 के जो तीनों भाग थे हमने डिस्कस कर दिए हैं। हम 1 मिनट के लिए साइड हो जाते हैं। आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21 के तरफ। दोस्तों आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 के तहत संविधान कहता है आपको जीना होगा भारत के लिए। कहने का मतलब है कि आप कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं जिससे कि आपके प्राणों को संकट हो या फिर समाज में कोई ऐसा काम हो जिससे कि जनमानस के प्राणों को संकट हो। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण में समझते हैं दोस्तों, प्राण के अंतर्गत आप जो है आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आत्महत्या करने का प्रयास किए अगर आप और निपट गए, आत्महत्या करने का प्रयास किए और निपट गए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच गए तो आपके ऊपर अगर दोष सिद्ध कर दिया गया कि आप जो है आत्महत्या का प्रयास किए थे लेकिन बच गए तो आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों यही मतलब है आर्टिकल नंबर 21 का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, पर्यावरण को दूषित मत कीजिए। पर्यावरण को दूषित करेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन कम होगा, जिससे
जनमानस के प्राणों को संकट उत्पन्न होगा। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 में ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे कि आपके प्राणों को संकट हो, या फिर जनमानस में कोई ऐसा कार्य हो जिससे कि समाज के प्राणों को संकट हो। आप कोई ऐसा उद्योग नहीं लगा सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन फैले और बीमारियां फैलें। तो ये सब दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो पहले दोस्तों प्राण देखते हैं। प्राण के अंतर्गत आत्महत्या, नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, किसी को आत्महत्या के प्रति उकसा नहीं सकते, पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते, पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते। दोस्तों कहने का मतलब साफ ये है कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे कि आपके प्राणों को संकट हो या फिर जनमानस के प्राणों को संकट हो। अब दोस्तों देखते हैं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों, दैहिक स्वतंत्रता नामक जो शब्द है इसका मतलब होता है पर्सनल लिबर्टी। आदमी की जो पर्सनल स्वतंत्रताएं होती हैं इसे दैहिक स्वतंत्रता कहा गया है। पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत दोस्तों आप जो है किसी भी चीज़ को गोपनीय रख सकते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड यदि किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं तो आपको मोबाइल का पासवर्ड बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये हो गया गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता की स्वतंत्रता। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे एकांतवास की स्वतंत्रता, आपका मन ठीक नहीं है, आप जो है कहीं एकांत में बैठना चाहते हैं और आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है कि आप एकांत में क्यों बैठे हैं, चलिए सब लोगों के बीच में बैठिए, तो वो इसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता है। एकांतवास, गोपनीयता का अधिकार और व्यभिचार का अधिकार। व्यभिचार का अधिकार दोस्तों ये 2017 में जोड़ दिया गया है। 2017 में व्यभिचार के अधिकार को जोड़ दिया गया है। पहले दोस्तों क्या था कि शादी के बाद पति पत्नी हैं और पत्नी अगर किसी दूसरे से अफेयर चला रही तो पति जो है उसके ऊपर केस कर देता था और धारा 497 के अंतर्गत पत्नी के ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता था, उसे जेल हो जाती थी। लेकिन दोस्तों इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर महिलाओं ने इसका काफ़ी विरोध किया कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही क्यों अधिकार है, महिलाओं के लिए क्यों नहीं। तो दोस्तों 2017 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एकदम फ्री कर दिया, कह दिया कि शादी विवाह के बाद आपको व्यभिचार का पूरा अधिकार है। पति कहीं भी चक्कर चला सकता है और पत्नी भी कहीं चक्कर चला सकती है, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई नहीं रोकेगा, आप एकदम फ्री हैं। तो दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, एकांत एकांतवास का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, एकांतवास का अधिकार, व्यभिचार का अधिकार, व्यभिचार का अधिकार।
दोस्तों गोपनीयता का अधिकार, एकांतवास का अधिकार और व्यभिचार का अधिकार, निजीकरण की स्वतंत्रता, निजीकरण का अधिकार। निजीकरण के अंतर्गत दोस्तों जैसे आप कोई चीज़ प्राइवेट रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं, तो आप उसे रख सकते हैं। आप तारीख से संरक्षण बताते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 22 बताने जा रहे हैं। अनुच्छेद 22 दोस्तों, अनुच्छेद 22 में उल्लेख किया गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, कि आपको पुलिस जो है प्रताड़ित नहीं कर सकती है, आपके कुछ मूल अधिकार हैं। दोस्तों इसके दो भाग हैं, एक दंडात्मक है और एक निषेधात्मक। निषेधात्मक का दूसरा नाम है निषेध निवारक अधिनियम। और दंडात्मक में क्या होता है दोस्तों कि जैसे अपराध, जब तक अपराध नहीं हुआ है तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो दोस्तों टॉपिक वाइज देखते हैं दोनों को। गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण दोस्तों इसके दो भाग हैं। पहला भाग है दंडात्मक, तो पहले दंडात्मक को निपटा लेते हैं और उसके बाद निषेधात्मक को। पहला भाग है दंडात्मक। दोस्तों ये जो दंडात्मक भाग है इसका मतलब ये है कि जब तक अपराध ना हुआ हो तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जब तक अपराध नहीं हुआ है तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और अपराध हो जाने के बाद जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी उसके बाद ही गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इसकी दोस्तों पहली शर्त है अपराध के बाद गिरफ्तारी। दंडात्मक के दंडात्मक की पहली शर्त में बताया गया है दोस्तों कि जब तक अपराध नहीं होगा तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और दोस्तों दूसरी शर्त में बताया गया है गिरफ्तारी से पहले वारंट का होना अनिवार्य है। दोस्तों गिरफ्तारी से पहले जो है वारंट का होना अनिवार्य है। जब तक वारंट नहीं होगा तब तक पुलिस आपके घर नहीं आ सकती। और वारंट दोस्तों जो होगा वो एफआईआर कॉपी को ही वारंट मान लिया जाता है। जो एफआईआर दर्ज हो जाती है दोस्तों उसे ही वारंट मान लिया जाता है। और वारंट लेने के पश्चात पुलिस एकदम फुल पावर में आ जाती है और आने के बाद तुरंत उठा ले जाएगी। जैसे ही पुलिस के हाथ में वारंट आ जाएगा पुलिस किसी की नहीं सुनेगी। तो दोस्तों दूसरी शर्त में कहा गया गिरफ्तारी से पहले वारंट का होना अनिवार्य है। शर्त नंबर 3 दोस्तों, शर्त नंबर 3 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद, गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद अपराधी को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद अपराधी को जज के सामने पेश करना अनिवार्य है। और इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, लेकिन यात्रा का समय शामिल नहीं होगा और छुट्टी का दिन भी शामिल नहीं होगा। जैसे शनिवार को पुलिस पकड़ी और रविवार को तो कोर्ट बंद रहता है,
तो फिर रविवार को कैसे 24 घंटा के अंदर अंदर पुलिस वहाँ कोर्ट में पेश कर देगी। तो दोस्तों इसमें छुट्टी का दिन अनिवार्य, छुट्टी का दिन जो है नहीं जुड़ेगा और यातायात का समय नहीं जुड़ेगा। गिरफ्तारी के 24 गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के अंदर अपराधी को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। दोस्तों गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को जो है कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। और दोस्तों इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा और छुट्टी का समय शामिल नहीं होगा। जैसे पुलिस शनिवार को पकड़ी शाम को, तो वो रविवार को छुट्टी रहेगी, कोर्ट बंद रहेगा, तो कोर्ट में पुलिस पेश नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर छुट्टी का दिन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के अंदर अपराधी को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य होगा। और दोस्तों इसकी चौथी शर्त है कि अपराधी अपना कोई भी वकील कर सकता है। अपराधी जो है अपना कोई भी वकील कर सकता है, कितना भी बड़ा वकील कर सकता है, छोटा वकील कर सकता है, वो अपराधी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों चौथी शर्त के अंतर्गत कहा गया है अपराधी अपना वकील कर सकता है। अपराधी जो है दोस्तों अपना वकील कर सकता है। तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण का पार्ट 1 है दंडात्मक। दंडात्मक में पहली शर्त है दोस्तों कि अपराध के बाद गिरफ्तारी, यानी कि जब तक अपराध नहीं हुआ है, तब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरी शर्त में कहा गया गिरफ्तारी से पहले वारंट का होना अनिवार्य है। यदि पुलिस अपराधी के दरवाजे जा रही है तो वो क्या करेगी, पहले वारंट लेगी तभी जाएगी। शर्त नंबर 3 में कहा गया गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है, लेकिन इसमें यातायात का समय नहीं शामिल होगा और छुट्टी का दिन है अगर, तो छुट्टी का दिन भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। शर्त नंबर 4 में कहा गया है अपराधी अपना कोई भी वकील कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गया दंडात्मक। अब इसके बाद दोस्तों निषेधात्मक यानी निषेध निवारक अधिनियम को डिस्कस करते हैं। बोर्ड काफ़ी भर गया है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद निषेधात्मक को टॉपिक वाइज बढ़िया क्लियर करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद निषेधात्मक को क्लियर करते हैं। दोस्तों निषेधात्मक जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत अपराध हुआ हो या ना हुआ हो, पुलिस अपराधी को उठा ले जाएगी। पुलिस के कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दुर्दांत अपराधी है, बहुत ही समाज में अराजकता फैलाता है, तो पुलिस कहती है कि यदि इसे समाज में छोड़ा जाएगा तो ये समाज में अराजकता फैलाएगा, तो इसीलिए अपराध करने से पहले ही पुलिस उसे उठा लेती है। अपराध करने से
पहले ही पुलिस उसे उठा लेती है। तो दोस्तों इसे निषेधात्मक के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों ये ठीक दंडात्मक का उल्टा है। निषेधात्मक में अपराध से पहले गिरफ्तारी, अपराध से पहले गिरफ्तारी हो जाएगी दोस्तों। और पुलिस जब पकड़ के ले जाएगी तो 3 महीने तक ऐसी जगह पर रखेगी कि किसी को पता नहीं रहेगा कि अपराधी को कहाँ रखा गया है। 3 महीने से भी यदि पुलिस को अधिक रखना है, 3 महीने से अगर और ज़्यादा पुलिस को रखना है तो पुलिस क्या करेगी, गृह मंत्रालय के लिए एक लेटर लिखेगी और गृह मंत्री के नाम से गृह मंत्रालय के लिए लेटर लिखेगी और गृह मंत्रालय से जब ऑर्डर पास हो जाएगा कि नहीं ठीक है ये बहुत दुर्दांत अपराधी है, आप इसे जो है अभी कुछ दिन और रखिए, तो पुलिस जो है 3 महीने और रख सकती है। जब 6 महीने बीत जाएंगे तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आप कोर्ट में 6 महीने बाद अपील कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोर्ट में कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी, कमिश्नर वगैरह जाके खड़ा हो गया तो कोर्ट फिर से ऑर्डर दे देगी कि नहीं, इस आदमी को अभी 3 महीने और पुलिस की कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि ये इतना दुर्दांत अपराधी है कि अगर समाज में घूमता रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी, जिससे जनमानस को दिक्कत होगी। तो दोस्तों यही है निषेधात्मक। पॉइंट नंबर 1 है इसमें पुलिस अपराधी को तीन महीने तक, इसमें पुलिस अपराधी को 3 महीने तक कहीं भी रख सकती है, कहीं भी रख सकती है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है यदि तीन महीने से अधिक रखना है तो यदि 3 महीने से अधिक रखना है तो पुलिस गृह मंत्रालय से आदेश लेकर, गृह मंत्रालय से यदि 3 महीने से अधिक रखना है तो पुलिस गृह मंत्रालय से आदेश लेकर 3 माह और रख सकती है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि यदि अपराधी बहुत खतरनाक है, यदि अपराधी बहुत खतरनाक है तो यदि अपराधी बहुत खतरनाक